दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट में अध्याय 8 किसान जमींदार और राज चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, मैंने इस चैप्टर के सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनके भी मैंने दोस्तों आपको क्या है कवर किए हैं। ओके, तो बेस्ट सॉल्यूशन के साथ बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूं, समझाते भी जाऊंगा ताकि आप दोस्तों वीडियो को देखते ही देखते तैयार कर पाए। ओके, और मैं गारंटी लेता हूं अगर आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हैं, वीडियो को देखते ही देखते इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको वस्तुनिष्ठ इस चैप्टर की कवर करा चुका हूं, साथ ही अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्रम से दोस्तों अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। ओके, बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जाके क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य से हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आपके इस चैप्टर से केवल अति लघुत्तरीय वाले प्रश्न आते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम में। इस चैप्टर से केवल 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉन्ग नहीं आते, ना 3 नंबर वाले ना 4 नंबर वाले। ओके, तो आपको केवल क्या अति लघुत्तरीय प्रश्न तैयार करना है, और जिस चैप्टर से अति लघुत्तरीय आते हैं वो ज्यादा दिक्कत होता है क्योंकि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी शब्द का आपसे अर्थ पूछा जा सकता है। ओके, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैंने कवर किए हैं एनसीईआरटी बुक से, जिस टाइप के। ओके, तो ध्यान से अंदर देखिएगा। तो अपना पहला क्वेश्चन है पाही कास्त किसान कौन थे। तो मैंने वस्तुनिष्ठ में आपको समझाई दिया था कि जो किसान है वो 2 प्रकार थे, एक आपका खुद कास्त और एक आपका पाही कास्त। ओके, तो खुद कास्त और पाही कास्त दोनों के बारे में आपको तैयार करके रखना है एक लाइन में। ओके, पाही कास्त कौन है? तो पाही कास्त ये खेतीहर थे, खेतीहर यानी किसान। तो किसान का आप पर्यायवाची समझ सकते हैं खेतीहर। ये खेतीहर थे जो दूसरे गाँव से ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाही कास्त बनते थे और मजबूरन में भी, यानी पाही कास्त कौन थे? वे किसान थे जो क्या है अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में ठेके से क्या करते थे, खेती करते थे। ओके, अब हो सकता है उनकी मजबूरी भी हो। ओके, मजबूरी किस प्रकार से कि उनका जो गांव है उसमें क्या है सूखा पड़ गया हो, पानी की कमी हो और भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो अपना गांव छोड़कर क्या दूसरे गांव में क्या खेती कर रहे हैं। एक तो मजबूरी हो सकती है और एक हो सकता है कि बढ़िया मर्जी से भी कर रहे हो। क्या पता जो अपने गांव में उन्हें अगर जो काम कर रहे हैं तो उसमें कम पैसा मिलता हो, बाहर दूसरे गांव में जाकर ज्यादा पैसा मिलता हो, इसलिए वो मन से भी कर सकते हो। तो ये इसमें बताया गया है कि जो पाही कास्त लोग बनते थे खेती किसान, वो क्या है मजबूरन भी बन जाते थे और मर्जी से ही बनते थे। नेक्स्ट जजमानी व्यवस्था को समझाइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जजमानी व्यवस्था परंपरागत व्यवस्था पर निर्भर है। इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति की एक निश्चित व्यवस्था तय हो जाती थी जो परंपरागत होती थी तथा यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता था। जजमानी व्यवस्था क्या है? किसमें क्या है कि कोई भी एक जाति का कोई भी कैटेगरी के काम फिक्स कर दिया जाता है कि भैया आप क्या है बढ़ई का काम आपको करना है, और ये क्या है बढ़ई के आपके बच्चे होंगे वो बढ़ई का काम करेंगे, उसके उनके बच्चे होंगे वो बढ़ई का काम करेंगे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है वही काम फिर क्या है संचालित होता रहता था। ओके, फिर दूसरा काम करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। यही आपकी जजमानी व्यवस्था। ओके, जो कि क्या बेकार व्यवस्था थी कि किसी कोई अगर व्यक्ति टैलेंटेड है, उसको जो काम कर रहा है उसको संस्थागत पसंद नहीं है, कोई और बड़ा काम करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता था। ओके, तो ये आपके जजमानी व्यवस्था आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकबरनामा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? यह ग्रंथ कितने भागों में विभक्त है? एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में यही क्वेश्चन आ चुका है। तो अकबरनामा की रचना क्या है? मुगल सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने की थी, और यह ग्रंथ क्या है 3 भागों में हमारा विभक्त है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जिनसे एक कामिल के अंतर्गत आने वाली किन्हीं 5 फसलों को नाम बताइए। तो जिन्स एक कामिल किसे कहा जाता था? उन फसलों को कहा जाता है, उन फसलों के समूह को कहा जाता है जो सर्वोत्तम फसलें होती थी। ओके, जो सर्वोत्तम फसलों का जो समूह है उसे जिन्स एक कामिल कहा जाता था। अब सर्वोत्तम फसल किसे कहा जाता था? तो मुगल काल में सर्वोत्तम फसल उसे ही कहा जाता है जो अच्छा पैसा दे, यानी जो व्यापारिक फसलें होती थी जो अच्छा पैसा दे। ओके, वो नहीं कहे वही अच्छी फसल कहलाएगी जो अच्छा पैसा देगी, इसलिए उन्हें कहे जिन्स एक कामिल कहा जाता था। कौन कौन सी फसल? आपको 5 फसल के नाम बताने। तो गन्ना, कपास है, अभी गन्ना कपास ये सब क्या है बेचकर अच्छी ज्यादा पैसा कमाया जाता है। तो गन्ना, कपास, तिलहन, दलहन और पोस्त, ये 5 फसलें आपको नाम याद करना है। ये आपकी जिन्स एक कामिल है। ओके, एक शब्द एक वाक्य में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 या 3 फसलों के नाम लिखिए इस प्रकार से। तो नाम याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में अपनाए जाने वाले सिंचाई के कृत्रिम साधन क्या क्या थे? मतलब कृत्रिम साधन कौन कौन से सिंचाई करने के लिए? तो मुगल काल में कुआं, तालाब, अभी कृत्रिम साधन में जो मतलब मानव निर्मित है, तो कुआं भी, तालाब, नहरों ये मानव द्वारा बनाई जाती है। तो ये जैसे सिंचाई के कृत्रिम साधनों से पानी खेतों में पहुंचाया जाता था। कुओं से सिंचाई के लिए
पानी, ढेकली, चमड़े की बाल्टी और रहट आदि के माध्यम से निकालकर खेतों तक पहुंचाया जाता था। ओके, आगे देख लेते हैं। दो नंबर का ये आपके सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसलिए मैं आपको कहा उसी हिसाब से मैंने आपको दिया हुआ है। जितना मैं आपको पेपर में लिखना है उतना ही मैंने आपको बताया है, ज्यादा डिटेल से कोई भी टॉपिक नहीं बताओगे। जैसे आईनी अकबरी के अनुसार दिल्ली प्रांत में रबी और खरीफ की कुल कितनी फसलें कितनी किस्म की फसलें उगाई जाती थी? तो कुल 43 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, ये आपको याद रखना है। वस्तुनिष्ठ में मैंने आपको समझाया था। आगे देख लेते हैं। काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में, तैयार करने में, ये पूरा मटेरियल टाइप करने में। आप दोस्तों मेहनत समझ रहे होंगे। ओके, अगर आपको मेहनत समझ में आ रही हो तो जरूर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी दोस्तों डाउट आता है ओके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने भू राजस्व को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया? मतलब मुगल सम्राट कौन सा था जिसने क्या भू राजस्व को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया? तो सर्वप्रथम के अकबर ने भू राजस्व को सुचारू रूप से किया। उसने भू राजस्व की जिस प्रणाली को स्थापित किया वह संपूर्ण मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था का प्रमुख आधार बनी। ओके, ये आप यहां तक लिखना है बस। इसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुगल काल में जमा और हासिल क्या थी? एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, विशेषकर एमपी बोर्ड की, तो अनुराग साड़ी क्लासेस के आप हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री के कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। नोट्स से क्या फायदा होगा, प्रॉपर रूप से अगर तैयारी कर लेंगे तो किसी प्रकार का वस्तुनिष्ठ हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन आंसर हो, आपसे बन जाएगा, क्योंकि आप प्रॉपर रूप से तैयारी हो जाएगी। साथ ही आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप क्या है प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम की। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। मुगल काल में हमें क्या है जमा और हासिल क्या है ये पूछा जा रहा है। मुगल भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत राज्य द्वारा भू राजस्व की निर्धारित धन सीमा अथवा रकम को क्या जमा कहा जाता था, जबकि वास्तविक वसूली अर्थात वास्तव में वसूल की गई जाने वाली रकम को हासिल के नाम से जाना जाता था। ओके, तो मैं आपको समझा देता हूं कि मुगल काल में क्या होता था। देखिए, जब राजस्व वसूली करना है, भूमि से टैक्स लेना है, ओके, तो हर जो भूमि होती है वो एक जैसी नहीं होती। हर कोई ऐसी भूमि होती है जिससे बहुत ज्यादा उपज होती है, लेकिन कई बहुत थोड़ी बंजर टाइप की होती है, जिससे क्या है कम खेती होती है। कम खेती होगी तो कम टैक्स लगेगा, ज्यादा खेती होगी तो ज्यादा टैक्स लगेगा। तो ये कैसे निर्धारित होगा, तो ये भूमि पर डिपेंड करता था। ओके, तो ये लोग क्या करते, जो मुगल के लोग थे वो क्या है, मुगल के लोग क्या करते, निरीक्षण करा करते थे हर गाँव की खेती में, और फिक्स कर देते थे कि भैया ये वाली खेती अच्छी लग रही है, ये वाली खेती अच्छी है, इस खेती से इससे आपका क्या है 100 रुपये आपका टैक्स लगने वाला है। एक फिक्स कर दिया कि भैया आपको 100 रुपये देना है। ओके, लेकिन जब ये टैक्स वास्तव में जब खेती हो जाती थी, ओके, तो जब टैक्स वसूलने जाया करते थे तो इन्हें क्या है 100 रुपये ना मिलकर सपोज इन्हें 80 रुपये मिल जाते थे। क्योंकि वो खेती उसने किसान ने बहाना बनाया, कुछ भी कर दिया कि उसकी अच्छी खेती नहीं हो पाई है या उसे कम पैसे से मिल पाए हैं, तो इसे 80 रुपये दिए। तो यहाँ जो 100 रुपये जो निर्धारित की जाती थी मुगल काल के जो लोगों के द्वारा, ओके, तो वो आपकी कहलाती है, आपकी इसमें कहलाया जाता है जमा। लेकिन जो मिलता है वास्तव में जो कर मिलता था वो आपकी हासिल कहलाता था। ओके, तो यही आपकी दी हुई है, 2 लाइन में समझा गया है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, खुद कास्ट किसान कौन थे? बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पाई कास्ट और खुद कास्ट तैयार करके रखिएगा। अब देखिए 2023 की बोर्ड एग्जाम में खुद कास्ट आ चुका है। ओके, तो अब क्या है आपका पाई कास्ट पूछ लिया जाए तो तैयार करके रखना है। तो खुद कास्ट क्या है, खुद यानी जो खुद खेती करते थे उसी गांव में। ओके, तो खुद कास्ट किसान भूमि का स्वामी होता था। खुद कास्ट किसान की भूमि और घर एक ही गांव में होते थे, मतलब उसी गांव में रह रहे हैं, उसी गांव में खेती कर रहे हैं, वो आपका खुद कास्ट कहलाएगा। लेकिन क्या है, अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जो किसान खेती करते थे, ओके, ठेके से खेती करते थे, वो आपके पाई कास्ट कहलाते थे। समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, आमिल गुजार कौन थे? मैं किसी भी क्वेश्चन को इतनी बार बोल देता हूँ, समझा देता हूँ, और आप ध्यान से सुनते भी होंगे तो भी आप याद कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आमिल गुजार कौन थे? तो आमिल गुजार राजस्व वसूल करने वाले या लोगों से कर वसूल करने वाले अधिकारी होते थे। ओके, राजस्व वसूल करने वाले जो अधिकारी होते हैं हम क्या है आमिल गुजार कहते थे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मौसम के अनुसार मुख्यतः कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो मौसम के अनुसार मुख्यतः आपका खरीफ की फसल, रबी की फसल होती है, 2 प्रकार की फसलें होती हैं। नेक्स्ट है, मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय के 3 घटक कौन से थे? मतलब मुगल काल में ग्रामीण जो समुदाय किन घटकों से मिलकर बना था? तो एक तो होता है आपका खेतीहर किसान जो खेती करता था, दूसरा पंचायत, तीसरा होता था गांव का मुखिया। अब जैसे गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था, तो मंडल भी कहा जाता, तो ये आपको याद रखना है, गांव का मुखिया को मुकद्दम और मंडल भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के क्या कारण थे? मतलब जो जमींदार थे वो अपने आप को बढ़िया क्या है, मतलब उनकी सबको इज्जत करता था। ओके, तो उनको क्या उस गांव का राजा के रूप में देखा जाता जमींदार को, बहुत ज्यादा सबको इसी क्या है आदर करता था, उसकी बहुत ज्यादा हैसियत बढ़ी थी। तो क्या कारण थी? ओके, तो जमींदारों की बढ़ती हुई हैसियत के पीछे कारण था जाति, क्योंकि उनकी जाति एक तो मायने रखती है। ओके, दो कारण, एक तो उनकी जाति है कि वो उच्च जाति से होते थे, तो इसीलिए उस समय तो आपको पता ही है भेदभाव होता था, तो उच्च जाति को ज्यादा सम्मान दिया जाता था।
दूसरा कारण यह था कि वे लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। ये रहा जमींदार क्या होता था, गांव का इनको दायित्व होता कि गांव का जितना भी राजस्व वसूल का क्या है राजा को देना है, यानी जिनका सीधा संबंध किससे होता, राजा से होता था। और ये राजा को क्या है सेवाएं देती, राज्य को सेवाएं देती थी, इसलिए इनकी क्या है इनकी हैसियत ज्यादा बड़ी हुई थी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमीन को मुख्य कार्य समझाइए। अमीन का क्या मुख्य था, तो अमीन एक मुलाजिम था जिसका उत्तरदायी यह निश्चित करना होता था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं, नियमों का पालन, जो राज्य में नियम बने उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करना ये आपका अमीन का काम होता था। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दस्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से कार्य होते थे। दस्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते थे, तो दस्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत आपका रंगीजी, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना, ये सब कार्य होते थे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों मुकद्दम या मंडल का क्या कार्य होता था बताना है आपको। मुकद्दम या मंडल का आपके कार्य बताने हैं, देख लेते हैं। तो मुकद्दम का क्या कार्य होता है, दो कार्य आपको बता दें। पहला है गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब, आपका किताब हो जाएगा, हिसाब किताब लिख लेना। ओके, किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का कार्य होता था। दूसरा है मुखिया का कार्य, दूसरा बड़ा कार्य होता था तसल्ली करना। ओके, कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों में रहते हैं कि नहीं, मतलब उनकी जाति की कैटेगरी फिक्स कर दी थी, आप इतना काम कर सकते, इससे आगे आपको काम नहीं करना है। ओके, उनकी जाति की जो अपनी हद है, जो उनके नियम है, उनके नियमों को पार ना करें। ओके, चाहे नीचे जाति हो ऊंची जाति, सबके फिक्स बने थे कि अपनी जाति की हदें होती हैं, जो मतलब सीमाएं होती हैं, उसी में रहकर अपना काम करें। ओके, ये इसका देख करना, साथ ही क्या है गांव की जो आमदनी के खर्चे का हिसाब किताब का निगरानी रखना, ये सब आपका मुकद्दम या मंडल का कार्य होता था या मुखिया का कार्य होता था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका के लिए आपको दो वाक्य बताने हैं, मतलब दो लाइन में आपको बताने हैं कि मुगल कालीन समाज में, कृषि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो कई समाजों में आपने गौर किया होगा कि महिलाएं व मर्द खास किस्म की भूमिका अदा करती हैं। हम मुगल काल की बात कर रहे हैं, तो उस समय में महिला मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी, मतलब क्या है महिलाएं भी क्या है काम करती थी। हाँ, लेकिन जो क्या है हल जोतने का बड़े जो कठिन कार्य होता था वो क्या होते थे, वहाँ के आदमी करते थे, लेकिन यहाँ की बुवाई करना, कटाई करना, ये जो नॉर्मल थोड़ा काम रहते थे वो क्या है महिलाएं करती थी। नेक्स्ट आईने अकबरी के अनुसार कृषि भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ चार प्रकार की भूमि बताई गई है आईनी अकबरी के अनुसार। पहला आपके पोलज भूमि, फिर परती और इज्जल, और फिर आपका बंजर भूमि। पोलज भूमि क्या है, मैंने वस्तुनिष्ठ में आपको बताते इंपॉर्टेंट है कि ये पोलज भूमि इस प्रकार की भूमि होती है जिसमें क्या है प्रथम श्रेणी की भूमि होती है, सबसे अच्छी भूमि होती है, जिस पर क्या हर समय खेती रहती है, मतलब जिसमें हर समय खेती होती रहती है, वो आपकी क्या है पोलज भूमि कहलाती है। इस भूमि पर साल में 2 बार फसल उगाई जाती है। इस भूमि से हर साल सरकार को कर प्राप्त होता है, टैक्स मिलता है। क्यों टैक्स मिलता है, क्योंकि हर साल इसमें क्या है फसल उगाई जाती है, इसलिए हर साल क्या है टैक्स मिलता है। परती भूमि क्या होती है, ये भूमि वह भूमि होती है जिस पर 2 से 3 साल तक खेती करने के बाद इस भूमि को उर्वरा शक्ति हासिल करने के लिए 1 साल के लिए परती छोड़ दिया जाता है। मतलब इस खेती में इस भूमि के किया जाता है, 2 से 3 साल लगातार खेती की जाएगी, फिर इसे क्या है 1 साल का गैप दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद खेती की जाएगी, फिर 1 साल का गैप दिया जाएगा, 3 साल खेती करने के बाद फिर 1 साल का गैप इसलिए दिया जाता है जो भूमि की उर्वरक शक्ति है वो क्या है जो खत्म हो गई है वो दोबारा क्या है रिकवर कर लोगे। फिर इज्जर क्या है, यह भूमि खेती करने लायक बनाने के लिए उर्वरक शक्ति हासिल करने के लिए 3 से 4 वर्ष तक के लिए प्रतिवर्ष छोड़ दिया जाता है। मतलब 1 वर्ष खेती की फिर 4 वर्ष छोड़ दिया, फिर 1 वर्ष खेती की मतलब 4 वर्ष छोड़ दिया। और बंजर भूमि क्या है, ये भूमि सबसे निम्न कोटि की भूमि यानी सबसे बेकार भूमि होती थी, जिसमें 5 वर्षों के लिए खेती योग्य बनाने के लिए छोड़ा जाता था। मतलब 1 वर्ष खेती करने के बाद जैसे 5 साल छोड़ना पड़ता था खाली, फिर इसके बाद 1 साल खेती किया फिर 5 साल छोड़ दिया। ओके, ये आपकी बंजर भूमि के बारे में तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने अध्याय 8 किसान जमींदार और राज्य चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे हैं। सभी जो क्वेश्चन आंसर बताएं तैयार कर लीजिएगा। ओके, कोई भी दोस्तों डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्या है क्लास 12 हिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन करके प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।